नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा मेडिसिन में। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करने से एक आम भारतीय घबराता है, हिचकता है। जी हाँ, हम सेक्सुअल डिजीज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लैक ऑफ सेक्स टाइमिंग या लॉस ऑफ लिबिडो के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों तरीके की प्रॉब्लम आजकल के नौजवानों और विशेषकर 30 से 60 साल तक के व्यक्तियों में काफ़ी देखने को मिल रही है। अगर हम आयुर्वेद की संहिताओं के बारे में बात करें तो आयुर्वेद की संहिताओं में जो हमारा सेक्स करने की एज बताई है वो लगभग 70 साल तक बताई गई है और आयुर्वेद में इसे वाजीकरण बताया गया है। आयुर्वेद में जिस तरीके से आयु को बड़ी करने के लिए रसायन औषधियों का प्रयोग बताया गया है, उसी तरीके से इस सेक्स लाइफ को हमें आगे तक अच्छी रखने के लिए हमें वाजीकरण औषधियों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इस तरीके की बीमारी होने के हमें क्या क्या कारण होते हैं। कारण में सबसे पहला कारण होता है कि अगर आप किसी समय, जब हमारी एज लगभग 15 से 20 साल की एज होती है, तो उस एज में अगर आपको धात की प्रॉब्लम आती हो या आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम आती हो, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है जो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस एज के बाद इस एज में भी अगर आप देखें तो कुछ लोग अत्यधिक मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करते हैं, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आने वाली एज में देखने को मिलती रहती है। इसके साथ साथ यदि हम ज़्यादा मद्य, शराब आदि का सेवन करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे का सेवन करते हैं या फिर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन भी इस परेशानी का एक मेन कॉज होता है कि अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो भी इस तरीके की आपको सेक्सुअल डिजीज़ हो सकती है। टेंशन के साथ साथ जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भी कमी हो जाती है, विशेषकर ये 35 साल की एज के बाद कम होती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 35 साल से पहले भी ये हार्मोन धीरे धीरे करके इसका लेवल कम हो जाता है। और सेक्सुअल डिजीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी आदि भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। आपको भी पता है अगर हमारा स्पर्म काउंट 50% से कम होता है तो हमें कभी कभी बेबी वगैरह होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें अपना स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी आदि पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसकी किसी भी अवस्था में यह कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ में अगर आप आयुर्वेद को और योग को अपनी लाइफ में इस चीज़ को एंटी दे देते हैं, योग आयुर्वेद की, तो आप देखेंगे आपकी ये जो सेक्सुअल डिजीज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी करके ठीक होने लगेगी। आपको योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में बटरफ्लाई, इन तीनों योगा आसन को डेली के 10-10 मिनट करना ही है। साथ में आप पानी जो है वो लिमिटेड पिया करें। ये नहीं कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम दिन में 7-7 लीटर पानी पी लेते हैं, तो वो चीज़ भी गलत होती है। अगर आपको इस तरीके की परेशानी है तो आपको पानी भी अपने बॉडी वेट के हिसाब से ठीक तरीके से लेना है। इसके साथ में अब हम आपको आयुर्वेद की एक औषधि बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद की इन औषधियों को आप आपस में इनके चूर्ण को मिला लीजिएगा और इन चूर्ण का जो इस्तेमाल है वो आप गाय के दूध के साथ सुबह और शाम 3-3 ग्राम मात्रा में ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस औषधि को बनाने के लिए हमें किन किन द्रव्यों की आवश्यकता होती है। बनाने के लिए हमें 5 जिन औषधि द्रव्यों की आवश्यकता होती है उसमें नंबर 1 पे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप देख सकते हैं कि इस तरीके का होता है। अगर आप इसे देखेंगे, ये अश्वगंधा की जड़ होती है जो आपको मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से मिल सकती है। और इसी कड़ी में अगर हम दूसरी औषधि द्रव्य को देखते हैं तो वो होती है श्वेत मूसली। श्वेत मूसली इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं। ये भी जो श्वेत मूसली का जो प्लांट होता है उसकी जड़ होती है। और तीसरे नंबर पे जो औषधि आती है उसका नाम होता है शतावरी। शतावरी की जड़ इस तरीके की होती है। शतावरी का भी एक प्लांट होता है, उसकी भी जड़ हम यूज़ करते हैं। और चौथे नंबर पे जो औषधि आती है वो आती है कौच बीज। कौच बीज कुछ इस तरीके का होता है, हमें इसे फोड़ के इसके अंदर जो द्रव्य निकलता है उसका चूर्ण बनाना होता है, उससे ही हम औषधि में यूज़ करते हैं। और 5वें नंबर पे जो हम औषधि लेते हैं वो लेते हैं गिलोय। गिलोय को हम गुडुची या अमृता बोलते हैं और ये इस तरह की होती है, देख लीजिएगा एक बार आप।
आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो आयुर्वेद में हमारे 7 धातु होती हैं, जिसमें से पहली धातु हमारी रस धातु होती है और 7वीं धातु हमारी शुक्र धातु होती है। शुक्र धातु को हम स्पर्म या फ्लूइड आदि बोलते हैं। इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि मान लीजिए जिस तरीके से हमने एक सेब अगर खाते हैं तो वो 2 भागों में विभक्त होता है, सार और किट। किट भाग मान लीजिए आप लैक्टिन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन जो सार भाग होता है, सार भाग से हमारी बॉडी में सबसे पहले रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनती है, मांस से मेद बनती है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, मज्जा के बाद शुक्र बनता है। शुक्र हमारी जो 7 धातु होती है इसमें से सबसे अंतिम धातु होती है और शुक्र बनने के बाद ही हमारी बॉडी में ओज का निर्माण होता है। अगर आपका शुक्र ठीक तरीके से आपकी बॉडी में नहीं बनेगा तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर भी नहीं होगी। इसलिए हमें शुक्र को अच्छे से बनाने की जो प्रक्रिया है इसे समझना पड़ेगा और उसे प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर शुक्र अधिक मात्रा में नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम रहेगी। तो इम्यूनिटी पावर का भी इस सेक्सुअल डिजीज़ में काफ़ी महत्व होता है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर भी हमारी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको फिस्टुला, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है तो भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती रहती है। इसके साथ साथ में अगर आपको किसी तरीके की किडनी डिजीज़ या आपको कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको काफ़ी लंबे समय से है तो इस तरीके की परेशानी आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का आप परित्याग कीजिएगा। इस तरीके की अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह करवाई है तो भी इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं।